आज मैं आपको एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल सॉल्ट खनिज लवणों के अवशोषण के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगी। मृदा खनिज लवणों का मुख्य स्रोत है, जैसे हमें मालूम है, तथा पादप अपनी आवश्यकता के अनुसार अधिकांश तत्व मृदा से अवशोषित कर लेता है। खनिज तथा मृदा में मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं में ये पाए जाते हैं। पहला घुलनशील अवस्था, दूसरा अधिशोषित अवस्था और तीसरा ये संयुक्त अवस्था के अंतर्गत पाए जाते हैं। घुलनशील खनिज तत्व आयनों के रूप में होते हैं तथा मृदा में उपस्थित मुख्य जल में घुलकर मृदा विलयन का निर्माण करती हैं। मृदा विलयन में लवणों की सांद्रता अत्यधिक कम होती है। अधिशोषित खनिज तत्व भी आयनों के रूप में उपस्थित होते हैं। ये तत्व मृदा के कोलाइडी कणों की सतह पर अधिशोषित होते हैं। ऋणात्मक आवेशित कोलाइड की सतह पर धन आयन, जबकि धनात्मक आवेशित कोलाइड की सतह पर ऋण आयन अधिशोषित रहते हैं। अधिशोषित आयन मृदा विलयन के आयनों के साथ साम्यावस्था में रहते हैं। इन दोनों अवस्था में ये पादप को उपलब्ध होते हैं। संयुक्त अवस्था में खनिज तत्व अकार्बनिक व कार्बनिक पदार्थों के साथ जटिल यौगिकों का निर्माण करते हैं तथा इस रूप में ये पौधों को उपलब्ध नहीं होते हैं। विभिन्न भौतिक या रासायनिक बलों द्वारा इन जटिल यौगिकों के अपघटन से ही खनिज मुक्त हो पाते हैं तथा मुक्त तत्व मृदा कणों की सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं अथवा मृदा विलयन का अंग बन जाते हैं। इस प्रकार अधिकतर पादप खनिज तत्वों या आयनों का अवशोषण मृदा विलयन तथा मृदा कणों पर अधिशोषित आयनों के रूप में करते हैं। मृदा में मुख्य धन आयन पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीज, आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, जिंक तथा N4 आयन उपस्थित होते हैं। मुख्य रूप से ये आयन उपस्थित होते हैं, जबकि ये धन आयन है और ऋण आयन के रूप में इसमें ये तो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के रूप में, ऋण आयन के रूप में क्लोराइड, सल्फेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट और हाइड्रोक्सिल आदि आयन उपस्थित होते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं, धन आयन और ऋण आयन। एक आवेश के आयनों का अवशोषण विपरीत आवेश के आयनों के साथ साथ होता है। इसके अतिरिक्त एक संयोजी आयनों का, जैसे पोटेशियम प्लस, सोडियम प्लस आदि का अवशोषण द्वि या त्रिसंयोजी आयनों, जैसे कैल्शियम +2, मैग्नीशियम +2, आयरन +3 आदि की तुलना में तेज गति से होता है। पादप द्वारा विपरीत आवेश के आयनों का भिन्न भिन्न मात्रा में अवशोषण होने पर कोशिका के भीतर आयनिक संगठन में परिवर्तन लाकर संतुलन स्थापित किया जाता है। यदि ऋण आयनों की बजाय अधिक धन आयनों का अवशोषण किया जाता है तो कोशिकाओं में कार्बनिक अम्लों के विघटन से उत्पन्न ऋण आयन इस आवेश को संतुलित कर देते हैं तथा धन आयन, हाइड्रोजन धन आयन कोशिका के बाह्य माध्यम में स्थानांतरित होकर धन आयनों की कमी की पूर्ति करते हैं। कभी कभी कोशिकाओं में धन आयनों या ऋण आयनों की कमी H+ तथा OH- हाइड्रोक्सिल आयन द्वारा पूर्ण की जाती है, जो जल अपघटन से प्राप्त होती है। आयन अवशोषक अंग। आयन, चूंकि पादप अधिकांश तत्व मृदा से अवशोषित करते हैं, इसलिए जड़ें मुख्यतः आयन अवशोषक अंग
होती हैं। सामान्यतः आयनों का अवशोषण मूल शीर्ष के 1 या 2 मिलीमीटर नीचे स्थित क्षेत्र के द्वारा होता है। विभजोत्यक क्षेत्र के पीछे स्थित दीर्घन क्षेत्र मूल का सबसे सक्रिय आयन अवशोषक क्षेत्र माना जाता है। मूल रोम क्षेत्र संभवतः सक्रिय आयन अवशोषक क्षेत्र नहीं माना जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र की कोशिकाएं परिपक्व अवस्था में होती हैं। परिपक्व क्षेत्र की कोशिकाओं में श्वसन दर विभजोत्कीय तथा दीर्घन क्षेत्र की कोशिकाओं की तुलना में ये कम होती है तथा खनिज तत्वों का अवशोषण सक्रिय विधि द्वारा श्वसन की ऊर्जा के उपयोग से होता है। इस तथ्य से यह प्रमाणित होता है कि परिपक्व क्षेत्र की अपेक्षा विभजोत्कीय क्षेत्र की कोशिकाएं अधिक सक्रिय आयनों का अवशोषण करती हैं। मूल की बाह्य त्वचीय कोशिकाओं द्वारा अवशोषित आयन एक कोशिका से दूसरी कोशिका में प्लाज्मोडेस्माटा संबंधों से होकर अर्थात सिम्प्लास्ट के माध्यम से जड़ के जाइलम में स्थानांतरित होते हैं। इसके अतिरिक्त आयन विसरण द्वारा कोशिका भित्तियों अथवा अंतरकोशिकीय अवकाशों में स्थानांतरित हो सकते हैं। इन स्थलों को जहां आयन मुक्त रूप से विसरित होते हैं उन्हें बाह्यदिक स्थल या आउटर स्पेस अथवा विसरण दिक् स्थल डिफ्यूजन स्पेस कहते हैं। इसके विपरीत कोशिकीय स्थल को आंतरिक दिक् स्थल इनर स्पेस कहते हैं। इस प्रकार कोशिका कला सेल मेम्ब्रेन से बाहर का भाग कोशिका भित्ति तथा अंतर कोशिकीय अवकाश आउटर स्पेस कहलाता है तथा कोशिका कला के भीतर की ओर का क्षेत्र कोशिका द्रव्य आंतरिक दिक् स्थल कहलाता है। अब हम देखेंगे आयन अवशोषण की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ आयन एब्जॉर्प्शन, किस प्रकार से पाइपों के द्वारा जो है आयनों का अवशोषण होता है, इन मिनरल्स का अवशोषित किया जाता है। खनिज लवणों का मृदा से अवशोषण आयनों के रूप में होता है। जो भी हम मिनरल न्यूट्रिशन से या खनिज लवण है उनका अवशोषण तत्वों या अणुओं के रूप में न होकर उनका अवशोषण हमेशा आयनों के रूप में होता है, इसलिए इसे आयन अवशोषण कहते हैं। पूर्व में ये माना जाता था कि खनिज लवणों का अवशोषण जल के साथ होता है, परंतु अब यह स्थापित हो चुका है कि जल अवशोषण तथा खनिज लवणों तत्वों का अवशोषण एक दूसरे से स्वतंत्र होता है। इसके अतिरिक्त पूर्व में आयनों का अवशोषण एक भौतिक क्रिया माना जाता था, जिसमें उपापचय ऊर्जा को कोई महत्व नहीं दिया गया था। लेकिन पिछले कुछ दशकों में शोध कार्यों के से स्पष्ट हो चुका है कि आयनों का अवशोषण उपापचय ऊर्जा के अवशोषण से क्रियाविधि द्वारा होता है। यह अवशोषण जो है निष्क्रिय अवशोषण और सक्रिय अवशोषण के रूप में होता है। पहले अपन देखेंगे निष्क्रिय अवशोषण। निष्क्रिय अवशोषण में आयनों के अवशोषण सांद्रता प्रवणता के अनुसार ऊर्जा का उपयोग किए बिना ही होता है। निष्क्रिय अवशोषण की 4 प्रमुख विधियां हैं। पहला है विसरण या डिफ्यूजन। आयनों का अवशोषण अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर विसरण होता है। जब किसी जड़ या उत्तक की अपेक्षाकृत अधिक सांद्रता के विलयन में रखा जाता है तो उत्तक में आयनों का निष्क्रिय अवशोषण आरंभ हो जाता है। जब इस जड़ या उत्तक को अल्प सांद्रता वाले विलयन में स्थानांतरित किया जाता है तो आयन बाह्य विलयन में विसरित हो जाते हैं। इस विधि द्वारा अवशोषण तब भी संभव है जब पादप के आंतरिक भागों की तुलना में मृदा में आयनों की सांद्रता अधिक होती है। जब मृदा में आयनों की सांद्रता अधिक होगी तभी विसरण के द्वारा पादपों में अवशोषण अभिक्रिया संपन्न होगी। दूसरा है द्रव्यमान प्रवाह, मास फ्लो। अनेक वैज्ञानिकों का मत है कि खनिज लवणों का अवशोषण वाष्पोत्सर्जन के कारण जल के द्रव्यमान प्रवाह के साथ होता है। इस सिद्धांत के अनुसार वाष्पोत्सर्जन दर अधिक होने पर आयनों के अवशोषण की दर भी बढ़ जाती है। वाष्पोत्सर्जन के फलस्वरूप जल के साथ जड़ों द्वारा अवशोषित तत्व निरंतर जल के साथ ऊपर की ओर खींच लिए जाते हैं, जिससे जड़ में इनकी सांद्रता कम बनी रहती है। इस प्रकार निरंतर बाह्य
मृदा अधिक सांद्रता के आयन जड़ में प्रवेश करते हैं। आज के समय में इस तर्क को मानना बहुत कठिन होता है। तीसरा है आयन विनिमय। बाह्य माध्यम के आयनों का जड़ की सतह अथवा ऊतकों के भीतर स्थित आयनों के साथ प्रतिस्थापन को आयन विनिमय कहते हैं। विनिमय केवल समान आवेश के आयनों के बीच में होता है, अर्थात धनायन का विनिमय धनायन तथा ऋणायन का विनिमय ऋणायन के साथ होता है। आयन विनिमय को प्रयोग द्वारा भी हम दर्शा सकते हैं। इसके लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, जब रेडियो एक्टिव धन आयन युक्त जौ की जड़ को काटकर आंसू जल में रखा जाता है तो हम देखते हैं कि रेडियो एक्टिव पोटेशियम आयन बाहर विसरित नहीं होते हैं। लेकिन जब हम इन्हें पोटेशियम आयन युक्त पोटेशियम ब्रोमीन विलयन में स्थानांतरित किया जाता है तो पोटेशियम आयनों का विनिमय हो जाता है। काफ़ी संख्या में रेडियो एक्टिव पोटेशियम धन आयन जड़ से बाहर विलयन में आते हैं, लेकिन फिर भी बाह्य विलयन में पोटेशियम आयन की सांद्रता स्थिर रहती है। इससे यह प्रमाणित होता है कि जितने पोटेशियम आयन जड़ से बाह्य विलयन में आते हैं उतने ही पोटेशियम आयन विलयन से जड़ में स्थानांतरित हो जाते हैं तथा साम्यावस्था बनी रहती है, अर्थात भीतरी रेडियो एक्टिव पोटेशियम आयनों की बाह्य पोटेशियम आयनों में विनिमय होता रहता है। विनिमय होता है। आयन विनिमय दो परिकल्पना प्रस्तुत गई, एक तो संपर्क विनिमय सिद्धांत, दूसरा कार्बनिक अम्ल विनिमय सिद्धांत। तो संपर्क विनिमय सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार आवश्यक नहीं है कि आयन मृदा विलयन के रूप में उपस्थित हों। मृदा कणों तथा उत्तक सतह पर अधिशोषित आयन इसी विधि द्वारा विनियमित होते हैं। मृदा कण ऋणावेशित होते हैं जिनकी सतह पर धन आयन अधिशोषित होते हैं। इस प्रकार जड़ की सतह पर हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रोक्सिल आयन अधिशोषित रहते हैं। आयन पूर्ण रूप से स्थिर नहीं होते हैं अपितु अपनी अधिशोषित सतह पर दोलन करते हैं। जब जड़ की सतह पर स्थित हाइड्रोजन आयन का दोलन आयतन मृदा कण के दोलन आयतन से अतिव्यापित होता है तो आयनों का विनिमय हो जाता है। इसको हम इस तरह चित्र के द्वारा भी समझा सकते हैं। ये जड़ है, इससे हाइड्रोजन आयन संपर्क विनिमय स्थान का आयन अवशोषण 21 तरह से ये साम्यावस्था बनाए रखते हैं। इसी प्रकार मृदा में उपस्थित ऋण आयन का हाइड्रोक्सिल आयन में से विनिमय होता है। इस प्रकार विनिमित आयनों का उत्तक द्वारा भीतर अवशोषण कर लिया जाता है। सेकंड है कार्बनिक अम्ल विनिमय सिद्धांत, कार्बनिक एसिड एक्सचेंज थ्योरी। इस मत के अनुसार श्वसन के समय जड़ों द्वारा मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड जल से क्रिया करके कार्बनिक अम्ल बनाती है जो हाइड्रोजन व बाइकार्बोनेट अम्लों में अपघटित हो जाती है। हाइड्रोजन आयन मृदा कणों पर उपस्थित धन आयनों के साथ विनिमित होते हैं तथा विनिमित आयन जड़ सतह की ओर विसरण करते हैं। इस प्रकार कार्बनिक भी अन्य ऋण आयन में विनिमित हो जाते हैं अथवा विनिमित धन आयन के साथ जड़ में प्रवेश कर जाते हैं। इस तरह से हम कार्बनिक अम्ल विनिमय सिद्धांत को बता सकते हैं। ये दूध है,
कार्बनिक अम्ल विनिमय आयन का अवशोषण को चित्र के द्वारा आपको बताया जा रहा है। फिर है डोनन साम्यावस्था। डोनन FG डोनम ने 1927 के अनुसार जब मूल उत्तक कोशिकाओं के में कुछ स्थिर अथवा अविसरणशील ऋणायन होते हैं तो ये ऋणायन सामान्य बड़े आकार के प्रोटीन अणु होते हैं जो कि कला में विसरित नहीं हो सकते हैं कोशिका कला में, इसलिए इन्हें स्थिर आयन या फिक्स्ड आयन भी कहते हैं। इन आयनों का आवेश संतुलित करने के लिए विपरीत आवेश के आयनों की आवश्यकता होती है। कोशिका के अंदर स्थित आयन उपस्थित होने पर साम्य स्थापित करने के लिए धन आयनों का बाहर के भीतर की ओर विसरण होता है, जबकि दोनों आवेश संतुलित हो जाए, जब तक यह विसरण होता है जब तक कि दोनों आयनों का संतुलन हो जाए। ऐसी स्थिति में बाह्य विलयन से धन आयनों तथा ऋण आयनों का बराबर संख्या में भीतर की ओर विसरण होता है। साम्य की स्थिति में भीतर की ओर धन आयनों की सांद्रता बाहर की तुलना में अधिक होगी, क्योंकि अविसरणशील ऋण आयनों के आवेशों को संतुलित करने के लिए अतिरिक्त धन आयनों की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत ऋणात्मक स्थिर आयनों की उपस्थिति के कारण बाहर और भीतर विसरित होने वाले ऋण आयनों की संख्या बाह्य विलयन की तुलना में कम होती है।